हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। तो बिना देरी करते हुए हम इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या में बेसिकली दो प्रकार की संख्याएँ आती है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या हम उनको कहेंगे जो परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्याएं भी होगी। मतलब क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को मिला के हम वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं। तो आइए इनका एग्जाम्पल अगर एक दो देखेंगे तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा। मतलब एक बात याद रखना कि वो परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। तो मतलब हम परिमेय संख्या का भी उदाहरण ले सकते हैं और अपरिमेय संख्या, मतलब दोनों को मिला के संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 2/5 भी क्या है, मेरा परिमेय संख्या। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं, तो बोलेंगे एकदम होती है। मान लेते हैं 3.14, ठीक है, ये मेरा पाई का वैल्यू होता है 3.14। ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो ठीक है, तो देखो बेसिकली जो चैप्टर 1/10 में पढ़ना है हमको वास्तविक संख्या में, उसमें पहला चीज़ हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग। इसका उपयोग कहाँ पे है, तो इसका उपयोग एक ही जगह है कि हम इसका उपयोग बस एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। क्या निकालने के लिए करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। तो आइए यहाँ पे, तो बेसिकली जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो आराम से हम लोग धीरे धीरे सबको समझते हैं। a का मतलब जो होता है, a का मतलब होता है भाज्य। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। b का मतलब होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। इसका मतलब डिवाइजर होता है। q का मतलब होता है कोशिएंट। इसका मतलब भागफल होता है। और r का मतलब होता है शेषफल। तो ये सभी के बारे में हम जान लिए हम लोग, रिमाइंडर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर तो हम लोगों ने जान लिया। अब इस फॉर्मूला का उपयोग कहाँ पे है, यूज़ कहाँ पे है, कि हम इसका उपयोग एचसीएफ निकालने के लिए कहाँ कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली जो अभी जैक बोर्ड का बुक चेंज हुआ है, उसमें 1.1 में जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको हटा दिया गया है। अब नया बुक में क्या हुआ है कि बस उसमें एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करते हैं। लेकिन ज़रूरी बात है कि हमको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। भले एग्ज़ाम में ना आए लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो कोई भी संख्या है कि इसको डिवाइड करेगा कितने बार में, 2 बार में, तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि a कौन सा है, b कौन सा है, q कौन सा, r क्या है, ध्यान से समझना। तो हम यहाँ पे बेसिकली लिख लेते हैं a बराबर बी क्यू प्लस में r। इस फॉर्मूला का उपयोग कहाँ है, तो देखो जो बेसिकली a बीच वाला को बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, भाजक, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं बीच को। इधर जो साइड में आता है ये हमारा b होता है, ये हमारा q होता है और जो बच गया हमारा r होता है। ठीक है, तो बेसिकली a की जगह में कितना है, 5 है, b की जगह में कितना है तो बोलेंगे 2 है, q की जगह में कितना है तो बोलेंगे 2 है और r की जगह में 1 है। तो अब बोलेंगे एचसीएफ इसमें से कैसे हम निकालेंगे। तो देखो एचसीएफ हम तब तक इसमें नहीं निकाल सकते हैं जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर और एक स्टेप देंगे। तो ये जो 2 है यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 जा 2। अब देखो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया है, 0, मतलब अब हम एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं। तो अब देखो फिर नया स्टेप क्या हो जाएगा, तो ये मेरा बीच का a हो जाएगा, इधर साइड का b, ये q और ये मेरा r। तो a मेरा 2 हो गया, b मेरा 1 हो गया, q मेरा 2 हो गया और r मेरा 0 हो गया। जब मेरा 0 आ जाता है तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अंतिम भाजक, अंतिम भाजक मतलब लास्ट डिवाइजर।
तो अंतिम भाजक, देखो भाजक किसको बोलते हैं हम लोग, b को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, b को। तो अंतिम भाजक b है, तो b का वैल्यू कितना है 1, तो इसलिए HCF भी मेरा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का निकालने का फॉर्मूला, कि किस बेसिस पे हम इस फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना देरी करते हुए प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ से हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हम सभी क्लास 9 में अभाज्य गुणनखंड अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड है उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब ये क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से समझो। क्या बोला 140 का करना है, तो देखो बेसिकली ये सम संख्या है, लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से जाएगा। 2 का 7 गुना 14, 1 0 उतार दो। 2 का 3 गुना 6, 1 इधर गया, 2 5 10, फिर ये 5 का 7 गुना। तो 140 का जो गुणनफल आया, 140 का गुणनफल इस साइड वाला जो है क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना में 7। तो यहाँ पे देखो 2 के बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुना 5 गुने में 7, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। इसी तरह हम 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार हम इसको बनाएंगे। ध्यान दो, जैसे 156 है, तो 156 है मतलब लास्ट में 6 है, मतलब 2 से जाएगा। 2 7 जा 14, 1 इधर गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 16, 1 इधर गया, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 156 इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आ गया। अब देखो इसमें 2 के बार है, 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू में 13, तो ये हो गया हमारा फाइनल गुणनफल जो आ गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब देखो लास्ट में यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ 5। अब हम इसको 3 से दे कि 5 से दे, बेसिकली जिसके लास्ट में 5 आता है वो 5 से डिवाइड है, लेकिन 3 का गुणज हमें क्या बोलता है, 3 का नियम कि इन संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 3 8 11, ठीक है, 3 8 11 2 11 2 13, 13 5 18, मतलब ये 3 से चल जाएगा, तो 3 से दे देते हैं। 3 का 1 गुना 3, 3 का 2 गुना 6, 2 इधर गया, 3 का 7 गुना 21, 1 इधर गया, 3 5 15, फिर 2 3 से, 3 का 4 गुना 12, 3 का 2 गुना 6, 1 इधर गया, 3 का 5 गुना। अब देखो लास्ट में 5 आ गया, अब 4 2 6 5 11, अब ये क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 जा 40, 2 इधर गया, 5 5 जा, फिर 5 से 2, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये कितना आ गया मेरा, तो बोलेंगे इधर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 17, मतलब 3 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया और 17 एक बार, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। 1 नंबर बहुत ही आसान है, तो आगे जो 2 क्वेश्चन है उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी। तो आइए ये 2 क्वेश्चन है जिसमें यहाँ दिया हुआ है 5005, लास्ट में 5 है मतलब 5 से दे दो, 5 1 जा 5, फिर 2 0 है, 5 1 जा 5। अब देखो ये कितना जाएगा, 1 में 1 घटाएगा 0, मतलब ये 7 का गुणज में आता है, तो 7 से देंगे। देखो यहाँ 10 है, ध्यान से, 7 का 1 गुना 7, तो बोलेंगे 10 में 7 गया, कितना बचा 3, तो 3 इसको दे दो, कितना हो गया 30। 7 का 4 गुना 28 होता है, अब इधर कितना गया 2, तो 7 का 3 गुना 21 होता है। अब ये कितना से जाएगा, तो हम देखो इसको देंगे कितना से, तो ये 11 से जाएगा, 11 का 1 गुना 11, 3 इधर गया, 11 का 3 गुना 33, तो 5005 का मेरा गुणज जो गुणनफल आया ये आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 30, ये आ गया। ठीक है, बेसिकली आपको एक चीज़ आना चाहिए कि कौन संख्या किससे डिवाइड होगा उनका, ठीक है, सारा मेथड आपको आना चाहिए कि 2 से लेकर 11 तक इन सब के नियम याद होने चाहिए कि कौन संख्या 2 से जाएगा, कौन संख्या 3 से जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है 7429, अब ये जाएगा 17 से, किससे जाएगा 17 से, तो 17 देखो 17 चौका होता है 68, अब बोलेंगे 74 में हम यदि 68 घटा दें कितना बच जाएगा, तो बोलेंगे 6, तो यहाँ कितना हो गया 62 हो गया, कितना हो गया 62, तो 17 का 3 गुना 51 होता है। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे 11, फिर 9 आ गया, मतलब 9, तो 17 का 7 गुना 119। ठीक है,
तो 17 का 7 गुना कितना आ गया 119। फिर इसको हम देंगे कितना से, देखो ये मेरे ख्याल से ये 19 से जा रहा है, तो 19 का 2 गुना 38 होता है, 5 इधर गया, 19 का 3 गुना 57, मतलब ये और नहीं जाएगा। इसको अगर देंगे भी तो लास्ट ये 1 से जाएगा, 23 बन जाए 23। तो ये 74 29 जो आ गया, ये आ गया 17 गुना 19 गुना में 23, ये आ गया इसका गुणनफल। ठीक है, ये आ गया इसका गुणनफल। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 को आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब जो भी हमको ये पूर्णांक दिया हुआ है, इनका हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, इनका हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। और क्या बोल रहा है, इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। मतलब हम जिन दो पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उन दो संख्याओं को गुना करने पर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है या नहीं, ध्यान दो। तो पहले 26 का निकालेंगे। 26 किसका आता है, तो 13 दूना 26 होता है। 91 किसका आता है, तो ये 13 सते 91 आता है। ठीक है, अब ये सब कैसे निकला, तो ये सब निकालने आना चाहिए कि 2 से करेंगे, 2 का 1 गुना 2, 2 3 6, तो 2 दूना 13। ठीक है, 2 गुना 13। अब हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान विधि क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको निकालो। तो दोनों में जो कॉमन है वो मेरा एचसीएफ, दोनों संख्या में जो भी कॉमन है वो हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तथा एलसीएम निकालने के लिए इस 13 को पहले लिखेंगे। फिर से हम एलसीएम निकालने के लिए इस तरह विधि का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा गंदा विधि है, इससे हमारा क्या होता है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इस 13 को लिखेंगे, फिर जो संख्याएं बची उनको लिखेंगे। तो क्या क्या बचा, 2 गुना में 7, तो 13 का 2 गुना 26 और 26 का 7 गुना 182। ठीक है, अब तो हम एचसीएफ भी निकाल लें, एलसीएम भी। अब क्या बोला है, जांच बोला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो जांच कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब ध्यान दो बाबू कि दो संख्याएं मेरे पास 26 और 91 है, तो बोलेंगे हाँ है, बराबर एचसीएफ कितना है, तो बोलेंगे 13 और गुना एलसीएम कितना है 182। अगर इन दोनों संख्याओं का मान समान आए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर इसका भी उतने आए जितना इसका आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जांच में सत्यता की जांच हो जाएगा। क्योंकि दोनों अगर बराबर आ गया तो LHS = RHS हो जाएगा। तो उसी तरह अगर यदि हम 26 और 91 को गुना करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, 9 का 6 गुना 54, 9 का 2 गुना 18, 5 23, तो 6 आ गया, 4 2 6 3 2, तो 23 66 आ गया। कितना आ गया, 23 66। 13 और 182 को गुना कर रहे हैं, तो 182 और 13 को गुना करो, 3 का 2 गुना 6, 3 8 24, 3 के 3 2 6, 100 उतना गुना करेंगे तो ही रह जाएगा। तो 6 हो गया, 6 हो गया, 8, नहीं गलती हो गया कहीं, 3 8 24, 3 के 3, यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 5 13 हो गया, 1 2, तो यहाँ भी मेरा कितना आ गया, 23 66 आ गया। अब देखो यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का मान मेरा यहाँ क्या आया है, बराबर आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। जब दोनों बराबर आएंगे तो हम यही चीज़ लिखेंगे ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, अब उसी तरह इन संख्या का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जो भी निकालना पड़े हम निकालेंगे। यहाँ पे 5 10 है, यहाँ पे फिर 92 है, तो 5 10 को तोड़ो पहले, कितना होगा, 2 से जाएगा, 2 का 2 गुना 4, 1 इधर गया, 2 का 5 गुना 10, फिर 1 इधर गया, 2 का 5 गुना 10, फिर ये कितना से जाएगा, तो बोलेंगे 5 5 10 2 12, 3 से जाएगा, 3 का 8 गुना 24, 1 इधर गया, 3 का 5 गुना 15, फिर 5 से देंगे 17 बार में, तो यह आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 17।
92 को तोड़ते हैं, 2 से देंगे 2 का 4 गुना 8, 2 छक 12, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो आ गया 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है 23। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में सबसे कॉमन टर्म क्या है, ठीक है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन संख्याएं हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ऐसे निकालने के लिए हम वही चीज़ करते हैं कि इन दोनों में संख्याओं में बस 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे 3, 5, 7 है, यहाँ पे 2 और 23 है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बोलेंगे नहीं है, तो हम इनमें से और कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया 2। तो अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला ना कि ये जो 2 है पहले इसको लिखो, तो ये दोनों 2 खत्म हो जाएगा। अब जो बाकी बचा उनको लिख दो, तो क्या बचा, यहाँ पे 3 बच गया, ऊपर में क्या बचा 5 बच गया, बड़ा डिजिट को बाद में लिख लेंगे, फिर 2 बचा, फिर यहाँ पे 17 है और फिर 23 है, ये सभी संख्याएं बचा, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं को गुना करके लिख देंगे तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। तो गुना करते हैं हम लोग, 2 का 3 गुना 6, 6 का 5 गुना 30, 30 का 2 गुना 60, 60 को 70 से गुना कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 60 को 70 से गुना कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1020। अब 1020 को 23 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा गुना 0 2 दूना 4 0 2, तो ये आ जाएगा हमारा 0 6 4 3 2, 23,460 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 23,460। अब हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। अब ध्यान दो, मेरे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी है, सीधा सीधे बताओ हमको कि 2 संख्याएं सर मेरे पास 510 है और 92 है, तो लिखो यहाँ पे 510 और 92, 510 और 92 मतलब गुना करके, ठीक है, गुणनफल बोला है ना, बराबर एचसीएफ कितना है तो बोलेंगे सर 2 आया है, एलसीएम कितना है तो बोलेंगे 23,460 आया है। चलो 510 और 92 को हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ये मिट गया। चलो 510 और 92 को हम लोग गुना कर लेते हैं, 2 का 1 गुना 2, 2 पछे 10, 9 का 1 गुना 9, 9 का 5 गुना 45, तो यह आ गया 0 2 6 4, यह आ गया 46,920। अब 2 से इसको गुना करेंगे, गुना करो, 2 का 0, 2 का 6 गुना 12, 2 का 4 गुना 8 और 1 9, 2 का 3 गुना 6 और 2 का 2 गुना 4। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो हम यहाँ पे नीचे में लिख देंगे हाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो इसी तरह और एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं चाहता हूँ उसको आप बना लो। अब 2-2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है, अब 2-2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ रहे हैं। दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया है और उसका जांच करना भी सीख लिया है, लेकिन इसमें बस हमको बोला है एचसीएफ और एलसीएम निकालने, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जांच नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में बस 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखा था, अब हम तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो बोलेंगे ये जो 12 होता है, ये 12 किसका पहाड़ा में आता है, 2 का, 2 का 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये सब निकालने आना चाहिए। 15, 3 का पहाड़ा 5 बार 15, 21, 3 का पहाड़ा 7 बार 21। अब हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया कि जो भी संख्या तीनों में कॉमन हो, यहाँ 3 संख्या है, तो हम तीनों में एक संख्या को कॉमन देखेंगे। तो तीनों संख्या में देखो हमको एक ही कॉमन लग रहा है, जो है 3, क्या है 3 है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा, तथा एलसीएम क्या हो जाएगा,
तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले कि ये जो 3 है इसको जहाँ है वहाँ उतार दो और जो बाकी संख्या है उनको लिख दो। तो यहाँ आ गया 2 गुना 2 गुना, फिर यहाँ 5 आ गया, गुने में 7 आ गया। चलो इन सबको गुना करके हम यहाँ लिख देंगे। तो देखो गुना करो, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 5 गुना 60, 60 का 7 गुना 420, कितना हो गया 420 हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। बस इसमें हमको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम, और इससे कुछ नहीं निकालना। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा 17 है, ये हमारा 23 है और ये हमारा 29 है। तो ये देखो ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और से ये डिवाइड नहीं होती है। तो अब हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा कि कोई भी संख्या जो किसी से ना डिवाइड होता वो एक से डिवाइड जरूर होता है। तो ये 17 किसका पहाड़ा में? तो 1 का पहाड़ा में। ये 23 किसका पहाड़ा में? तो बोलेंगे 1 का पहाड़ा में। ये 29 किसी का पहाड़ा में नहीं, तो 1 का पहाड़ा में। तो एचसीएफ जो हमारा निकला ये हमारा कितना निकला गया? 1। इसी तरह एलसीएम की अगर यदि बात करें तो ये 1 को लिखो या ना लिखो बराबर है, चलो लिख देते हैं। अब इन जो बाकी संख्याएं बचा जैसे 17, 23 और 29, इन तीनों को गुना कर देंगे। 17, 23 और 29, इन तीनों संख्याओं को गुना करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो गुना करते हैं 17 को 23 को पहले, तो यहाँ नीचे गुना कर लेते हैं 17, 23 को। 3 का 7 गुना 21, 3 का 1 गुना 3, 2 5, 2 से करेंगे तो 17 का 2 गुना 34, 1 आ गया, 5 4 9 3, 391 को फिर हमको कितना से करना होगा? 29 से करना है। तो करते हैं 9 का 1 गुना 9, 9 का 9 गुना 81, तो 81 का 1, 9 का 3 गुना 27 और 8, 27 और 8 35 हो गया। 2 से करेंगे 2 का 1 गुना 2, 18, 2 23 7, चलो 9 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 7 3 10 3 13 आ गया, ठीक है, नहीं 13 नहीं 11 आ गया। तो ये आ जाएगा 11,339। कितना आ गया? 11,339। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर जो सी है उसको देखते हैं। इसको आइए क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। तो सी में भी हमारा यहाँ 8 है, 9 है और यहाँ 25 है। अगर एक तरीका से देखें कि ये जो 8, 9 और 25 है इनमें से कोई कॉमन टर्म नहीं निकलेगा, तो हम इनको सबको एक साथ भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। 2, 3 को 2 आएगा, 9, 3 3 जा 9 और 25, 5 5 जा 25। तो देखो किसी में कुछ कॉमन टर्म नहीं है तो 1 है, किसी में कुछ कॉमन टर्म नहीं तो कितना है? 1 है। तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो बाकी संख्याएं हैं तो ये इनको गुना करेंगे तो ये 8 होगा, इनको गुना करेंगे तो ये 9 होगा और इनको गुना करेंगे तो ये 25 होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि इन तीनों संख्या में कोई कॉमन टर्म नहीं है, बस 1 है। अब देखो यहाँ पे 8, 9 और 25 को हम लोग एक साथ गुना कर देते हैं। तो 25 का 8 गुना जो होता है, ठीक है, 25 का 8 गुना शायद 200 के बराबर होता है। 8 का 5 गुना 40, 8 का 2 गुना 16 और 4 20। तो 20 को हम 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब इसी से अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं कि दिया हुआ है एचसीएफ 306, 657 का 9 दिया हुआ है, कि जो दिया हुआ है हम उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ये जो एचसीएफ है किसका एचसीएफ निकाला गया है? 306 और 657 का। कितना दिया हुआ है? 9। हमको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पढ़ा कि हम लोगों ने कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो बोलेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। किसके बराबर? एचसीएफ गुना में एलसीएम के बराबर होता है। अब बोलेंगे दो संख्याएं मेरे पास कौन कौन सी हैं? तो बोलेंगे यही दो संख्याएं हैं, तो इनको गुना करते हैं पहले। 306 गुना 657। एचसीएफ दिया हुआ है क्या? बोलेंगे 9 दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है क्या? नहीं, एलसीएम ही हमको निकालना है, तो एलसीएम ही लिख देंगे। तो 306 और 657 को हम लिखेंगे, ये 9 गुना में इधर आएगा भागा में, बराबर एलसीएम।
तो 9 से तुम जो कटेगा काट दो, तो इसको काट देते हैं। 9 का 3 गुना 27, 3 इधर गया, 9 का 4 गुना 36। क्या करेंगे पहले 34 और 657 को यहाँ पे गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो इसको और इसको अगर यदि हम गुना करेंगे तो ये आएगा 22,338 आएगा। कितना आएगा 22,338। तो हमारा एलसीएम यहाँ निकल गया। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी। तो हमें क्या करना है कि कोई प्राकृत संख्या n है, ठीक है, n के लिए संख्या 6n मतलब इसका पावर में n है, तो इसके लिए क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम 6n का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 2 गुना 3 निकलेगा, ठीक है, इसका पावर में n। तो 2 तिया 6 होता है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हो गया। अगर किसी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी, लास्ट में कितना आना चाहिए 0, तो 0 पे समाप्त होने के लिए हमें एक 2 और एक 5 की आवश्यकता होगी, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, एक 2 और एक 5 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होगी, किस पे, शून्य पर, शून्य पर समाप्त होगी, उसका अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 गुने 5n के रूप का होगा, क्योंकि 0 के लिए हमें एक 2 और एक 5 चाहिए। इसलिए 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, हमें 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 का रूप का है और 0 के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता चाहिए। ठीक है, कितना भी बड़ा कोई संख्या रहे, हमें 0 के लिए 2 और एक 5 की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 6 की ओर जाते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या कहते किसको हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और खुद की टेबल में आता है, लेकिन भाज्य संख्याओं में 2 से ज़्यादा उसका गुणनफल होना चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, बोलेंगे 4 होती है, क्योंकि वो 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है और 4 से भी जाता है, तो 2 से ज़्यादा इसका गुणनफल हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी कि 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, और इस पे बात कर लेते हैं। चलो इस पे लाइन खींच देते हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो ये और ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इनको हमको साबित करना है। तो हम साबित करते हैं कि देखो इन सभी संख्याओं में कॉमन पार्ट क्या है, तो बोलेंगे 13 है। तो 13 है तो यहाँ कुछ नहीं, तो इंटू है, यहाँ क्या बच जाएगा 7, इंटू में क्या बच जाएगा 11 प्लस 13 का टेबल 13 कितने बार में, 1 बार में, तो 13 को रखो गुना 7 का पहाड़ा 11 बार पढ़ लो या 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लो, 77 हो गया, प्लस में 1, तो 13 लिखो गुना 77 और 1 कितना हो गया 78। ठीक है, अब इनको आपस में गुना कर दो, तो देखो गुना करो 13 और 78 को, 13 का 8 गुना 104 होता है, हाथ में रहा 10, 13 का 7 गुना 91, 91 और 10 101, तो 1014 हो गया। कितना हो गया 1014। तो क्या अगर 1014 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, क्या 2 संख्याएं आएगी या 2 से ज़्यादा आएगी। तो देखो अगर यदि हम इसको करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 से करेंगे 2 का 5 गुना 10, 2 का 7 गुना 14, 3 से करेंगे 3 का 1 गुना 3, 1 इधर चल गया, 3 3 2 बच गया ना,
तो 2 इधर चल गया, तो 20 हो गया, 3 का 6 गुना 18, 2 इधर गया, 3 का 7 गुना 21। ठीक है, तो इसी तरह देखो यहाँ पे जो 1 2 3 इस तरह और भी संख्याएं आएंगी, मतलब ये 2 से ज़्यादा इसका गुणनफल होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो इन सभी संख्याओं में क्या कॉमन है, तो बोलेंगे 5 कॉमन है। तो जो जो बाकी बचा हुआ उन सबको लिखो। और 5 का टेबल 5 कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ 5 रहने दो, इसको गुना करो, 7 का 6 गुना 42। ठीक है, 42 का 4 गुना, तो 42 का 4 गुना होता है 168। 168 को 6 से करते हैं, तो 6 का 8 गुना कितना हो जाता है, 6 का 8 गुना 48, 6 का 6 गुना 36, 36 और 4 40, 6 का 1 गुना 6 हो जाता 10, मतलब 1008 आता है। अब प्लस में कितना बचा, 1, तो 5 गुना 1008 में 1 को जोड़ेंगे 1009, 5 को इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 5 9 45 और 5 का 1 गुना 5, तो ये आ गया 5045। क्या हम इनको भी तोड़ेंगे तो क्या बस 2 ही आएगा, बोलेंगे नहीं, ये जो 5045 है ये 2 से ज़्यादा इसका गुणनफल आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल 2 से ज़्यादा आता है वो भाज्य संख्या है। तो ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, तो उसके लिए लिखवा दे रहे हैं, लिख देना कि ये दोनों संख्याएं या ये दोनों संख्याओं का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लग देती है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा सोनिया है। ठीक है, जो एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगाती है, तो बोलेंगे 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। ठीक है, एक रवि नाम का भी लड़का है जो इस चक्कर को कितने मिनट में पूरा कर देता है, 12 मिनट में। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब दोनों एक ही जगह से एक ही समय पे दोनों क्या होता है, चलना शुरू कर देता है। तो एक ही साथ एक ही समय में एक ही दिशा में वो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जो भी ये मिनट हमें दिया हुआ है इन सबका एक बार हम एचसीएफ निकालेंगे और एक बार एलसीएम निकालेंगे। तो 18 क्या होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 12 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो इनमें कॉमन क्या है, तो बोलेंगे 2 है और एक 3 है। तो यहाँ पे एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 6। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे इस 6 को लिखेंगे और जो बाकी बचा 3 और 2 इनको गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। मतलब वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने, 36 मिनट बाद। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वे दोनों प्रारंभिक स्थान पे जब मतलब यहाँ से एकदम स्टार्ट करते हैं दोनों, और दोनों सेम टाइम में सेम दिशा में जा रहे हैं, तो वो एक ही साथ कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।